हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियरिंग हब। सो गाइस, अगर आप तैयारी कर रहे हैं जेके एसएसबी जेई सिविल एसएससी जेई सिविल के लिए, तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। ये सर्वेइंग का पार्ट 1 है, जहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 20 तक करेंगे। इसके बाद हम पार्ट 2 पार्ट 3 में टोटल 60 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs अकॉर्डिंग टू सिलेबस करेंगे, जिसमें टोटल 300 प्लस MCQs हमारे सॉल्व होंगे। तो चलिए गाइज, वीडियो को स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 को। सो गाइज, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए आपकी स्क्रीन पर। द लिमिटिंग लेंथ ऑफ एन ऑफसेट डज नॉट डिपेंड अपॉन। जो लिमिटिंग लेंथ होती है ऑफसेट की चैन सर्वेइंग में, या मैक्सिमम लेंथ ऑफसेट की, वो किस चीज़ पे डिपेंड नहीं करती। देखो, इसका सही आंसर है इंडेफिनिट फीचर्स टू बी सर्वेड। मैं आपको बता दूं कि लिमिटिंग लेंथ ऑफसेट की होती क्या है। ये मैक्सिमम लेंथ होती है किसी भी ऑफसेट की जो अलाउड की जाती है चैन सर्वेइंग में, मतलब जिसमें जो एरर है वो कभी भी एक्सीड नहीं करना चाहिए 0.025 सेंटीमीटर। और ये जो लिमिटिंग लेंथ होती है ऑफसेट की, डिपेंड करती है स्केल ऑफ मैप पे, एक्यूरेसी डिज़ाइन पे, नेचर ऑफ ग्राउंड पे और मेथड ऑफ सेटिंग आउट परपेंडिकुलर पे। ये 4 चीज़ें याद रखिएगा। तो हमें पूछा था कि किस पे डिपेंड नहीं करती है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आपकी स्क्रीन पर। इन ए मैट्रिक चैन नंबर ऑफ लिंक्स पर मीटर रन कैन बी। देखो, मैट्रिक चैन में कह रहा है कि 1 मीटर में कितने लिंक्स होते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं आंसर इसका, तो 5 लिंक्स है। जो मैट्रिक चैन है वो 2 तरह की होती है, 20 मीटर एंड 30 मीटर। 20 मीटर चैन में 100 लिंक्स होते हैं और हर एक लिंक हमारा 20 सेंटीमीटर का होगा। 30 मीटर चैन में हमारे 150 लिंक्स होते हैं और हर एक लिंक हमारा 20 सेंटीमीटर का होता है। तो यानी मैट्रिक चैन में 20 सेंटीमीटर का लिंक होता है और 1 मीटर में 20 सेंटीमीटर के 5 पार्ट्स आते हैं, तो इसलिए 5 लिंक्स। और इसके अलावा याद रखिए, जो 20 मीटर की चैन है, इट शुड बी एक्यूरेट विद इन 20 मीटर प्लस माइनस 5 mm। और जो 30 मीटर की चैन है ये एक्यूरेट होनी चाहिए 30 मीटर प्लस माइनस 8 mm। इसके अलावा जो टाइप्स ऑफ चैन्स हैं चैन सर्वेइंग में, देखो 4 तरह की टेप्स चैन्स होती हैं। एक गंटर चैन, एक रेवेन्यू चैन, इंजीनियर चैन और मैट्रिक चैन, जिनके बारे में मैंने आपको बताया। देखो, इनको आप याद रख सकते हो GRE, ग्रेट GRE, जो 3 तरह की चैन्स होती है। गंटर चैन 66 फीट की होती है और 100 लिंक्स टोटल होते हैं। इसको सर्वेयर चैन भी कहते हैं। 20 मीटर लेंथ होती है इन टर्म्स ऑफ मीटर, और यार्ड के टर्म्स में 22 यार्ड। देखो, 66 फीट की और 100 लिंक होते हैं, मतलब एक लिंक 20 सेंटीमीटर का। वहीं रेन्यू चैन 33 फीट की होती है, 16 लिंक्स होते हैं। इसको कैडेस्ट्रल सर्वे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इंजीनियर चैन 100 फीट की होती है, 100 लिंक यानी 1 फीट का एक लिंक, और टोटल इन टर्म्स ऑफ मीटर 30.5 मीटर होती है। और वहीं मैट्रिक चैन 20 और 30 मीटर की होती है। 100 लिंक्स होते हैं 20 मीटर चैन में और हर लिंक 20 सेंटीमीटर का, और 30 मीटर वाली 150 लिंक्स और हर लिंक 20 सेंटीमीटर का। ये अभी ऊपर बताया मैंने आपको। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आपकी स्क्रीन पर। स्केल रिप्रेजेंटिंग आइदर 3 यूनिट्स और ओनली 1 यूनिट एंड इट्स फ्रैक्शन अप टू सेकंड प्लेस ऑफ डेसिमल पॉइंट इज। देखो, इस स्केल को कहते हैं डायगोनल स्केल। मैं आपको बता दूं कि डायगोनल स्केल इस्तेमाल होता है इंजीनियरिंग में टू रीड लेंथ विद हायर एक्यूरेसी, एज इट रिप्रेजेंट ए यूनिट इनटू 3 डिफरेंट मल्टीपल्स, मीटर, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर्स। तो कह रहा है कि डायगोनल स्केल इंजीनियरिंग में इस्तेमाल होता है लेंथ्स को रीड करने के लिए, जहाँ पे एक्यूरेसी ज़्यादा चाहिए। ये रिप्रेजेंट करता है यूनिट को 3 डिफरेंट मल्टीपल्स में, मीटर, सेंटीमीटर और mm, मिलीमीटर में। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। देखो गाइज, ये जितने भी क्वेश्चंस है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सर्वेइंग पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। या आप सर्वेइंग में देख लो। डिफरेंस इन लेंथ ऑफ एन आर्क एंड इट्स सबटेंडेड कॉर्ड ऑन अर्थ सरफेस फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 18.2 किलोमीटर इज। कह रहा है कि अर्थ सरफेस पे अगर 18.2 किलोमीटर की दूरी है, अगर हम उसको आर्क लेंथ में लेते हैं, जैसे यहाँ पे डायग्राम में देखो आर्क लेंथ में लेते हैं, और अगर उसको कॉर्ड लेंथ स्ट्रेट मानते हैं जैसे प्लान सर्वेइंग में मानते हैं, तो इनके बीच में फ़र्क कितना होता है। जो आर्क लेंथ है जियोडिक सर्वेइंग के मुताबिक वो कितनी एक्स्ट्रा होती है कॉर्ड लेंथ से फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 18.2 किलोमीटर, तो वो एक्स्ट्रा होती है 1 सेंटीमीटर। याद रखिएगा गाइज, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। देखो, देयर आर 2 मेथड्स फॉर डिटरमाइनिंग हॉरिजेंटल डिस्टेंस ऑन स्लोपिंग ग्राउंड। अगर हमारा ग्राउंड स्लोप्ड है, ठीक है, तो वहाँ पे 2 मेथड्स होते हैं डिटरमाइन करने के हॉरिजेंटल डिस्टेंस। एक होता है डायरेक्ट मेथड, दूसरे इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मेथड हमारा स्टेपिंग मेथड होता है। देखो, यहाँ से हम कुछ रेज करेंगे जैसे लकड़ी या कुछ, तो इससे हॉरिजेंटल डिस्टेंस मापेंगे, तो इस 2 पॉइंट्स के बीच का हॉरिजेंटल डिस्टेंस देन ऐसे कंटिन्यू करेंगे। इनडायरेक्ट मेथड में आता है जैसे इंक्लिनेशन मापेंगे, जैसे ये इंक्लिनेशन माप लेंगे, उस एंगल से हम ये वर्टिकल डिस्टेंस निकाल देंगे। बाय मेजरिंग डिफरेंस ऑफ लेवल,
इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे लेवल डिफरेंस मापेंगे, उससे हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालेंगे बाय हाइपोटेन्यूज अलाउंस, ठीक है, जैसे पाइथागोरस थ्योरम वगैरह लगा के उसे भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आपकी स्क्रीन पर, ए वेल कंडीशन ट्राइंगल हैज़ एंगल्स। देखो एक वेल कंडीशन ट्राइंगल सर्विंग में उसे कहते हैं जिसका कोई भी एंगल 30 डिग्री से कम ना हो और कोई भी एंगल 120 डिग्री से ज़्यादा ना हो। देखो एरर चैन सर्विंग में दो तरह के होते हैं, कंपनसेटिंग और क्यूमुलेटिव। कंपनसेटिंग एरर्स वो होते हैं जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं टू द स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ ऑफ लाइन, ठीक है, याद रखिएगा। मतलब ये एरर्स अगर हों तो ये बढ़ते नहीं हैं हमारे सर्वे वर्क में, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं स्क्वायर रूट ऑफ द लेंथ ऑफ लाइन। वहीं क्यूमुलेटिव एरर्स जो चैनिंग में हैं ये हमारे बढ़ते जाते हैं। देखो इस एरर के एग्जांपल दूं तो मानो कि आपकी चैन की लेंथ स्टैंडर्ड नहीं है, 30 मीटर माना है तो लेकिन वो 30.32 है, तो हर एक चैन लेंथ पे वो 0.2 मीटर का एरर बढ़ता जाता है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं टू द लेंथ ऑफ लाइन, टू द स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ ऑफ लाइन। और कंपनसेटिंग एरर के एग्जांपल दूं तो मान लो कि कहीं भी आपने जो चैन है वो अच्छे से स्ट्रेच नहीं की थी, ज़रूरी नहीं कि अगले पॉइंट पे भी वैसा हो। तो कंपनसेटिंग एरर ऐसे होते हैं जो बढ़ते नहीं हैं और क्यूमुलेटिव एरर ऐसे हैं जो बढ़ते हैं, तो इसलिए इनको करेक्ट करना ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आपकी स्क्रीन पर, परमिजिबल लिमिट्स ऑफ एरर इन चैनिंग फॉर मेजरमेंट ऑन रफ और हिली ग्राउंड इज। जो परमिजिबल लिमिट्स होती है एरर की कि 250 सेंटीमीटर में 1 सेंटीमीटर या 250 mm में 1 mm एरर आए तो चलेगा रफ और हिली ग्राउंड्स के लिए। देखो आपको बता दूं कि चैन सर्विंग में क्रॉस टॉफ होता है, फ्रेंच क्रॉस टॉफ होता है जो राइट एंगल सेट करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। 45 डिग्री या 90 डिग्री चैन लाइन पे अगर हमें कोई लाइन सेट करनी है तब फ्रेंच क्रॉस टॉफ का इस्तेमाल होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है इन केस ऑफ ए डायरेक्ट वर्नियर स्केल। देखो मैंने यहाँ पे ऑप्शंस नहीं दिए हैं, डायरेक्ट आंसर दिए हैं और उनकी एक्सप्लेनेशन की है। इससे क्या होता है ना कि हमारे माइंड में बहुत सारे अल्टरनेटिव्स नहीं आते, तो जो एक्यूरेट है वही रहता है। तो देखो डायरेक्ट वर्नियर स्केल में क्या होता है, इट हैज़ डिवीजन स्लाइटली शॉर्टर देन दोज ऑफ मैन स्केल, इट इंक्रीजेज इन सेम डायरेक्शन एज डेट ऑफ मैन स्केल, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए प्लान ट्राइंगल एंड स्पेरिकल ट्राइंगल फॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल 195 स्क्वायर किलोमीटर ऑन द अर्थ सरफेस। देखो अभी ऊपर हमने बात की कि जियोडिक सर्विंग में अगर हम लेंथ लेते हैं 18.2 किलोमीटर, वो आर्क लेंथ कहलाती है, और प्लान सर्विंग में कॉर्ड लेंथ, उनके बीच में जो फ़र्क होता है 1 सेंटीमीटर का। वैसे 195 स्क्वायर किलोमीटर एरिया के लिए अगर प्लान ट्राइंगल्स है उनके जो 3 एंगल्स को सम करेंगे, उनमें से माइनस करेंगे स्फेरिकल एंगल्स को जियोडिक सर्विंग में, तो उनके बीच में फ़र्क कितना आता है, 1 मिनट का। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आपकी स्क्रीन पर, एन एरिया ऑफ ए फील्ड इज 250 सेंटीमीटर स्क्वायर फ्रॉम ए श्रंक मैप हैविंग श्रंक फैक्टर ऑफ 0.9, कैलकुलेट द ओरिजिनल एरिया इन द फील्ड इफ द ओरिजिनल स्केल ऑफ द मैप इज 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 50 मीटर। कह रहा है एरिया फील्ड का 250 सेंटीमीटर स्क्वायर है हमारा मैप पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा मैप श्रंक होता है और श्रंक फैक्टर है 0.9। ओरिजिनल एरिया निकालो स्क्वायर मीटर में, फील्ड में क्या होगा, अगर हमने 50 मीटर ग्राउंड के डिस्टेंस को स्केल पे 1 सेंटीमीटर लिया है तो सबसे पहले एक्चुअल एरिया मैप पे निकालना होगा, क्योंकि ये 250 सेंटीमीटर स्क्वायर तो हमारा श्रंक होने के बाद दे रहा है, ठीक है, हमारा पेज श्रंक हुआ है उसके बाद ये एरिया इतना है, तो हमें निकालना है एक्चुअल एरिया मैप पे। ये होता है श्रंक एरिया 5 श्रंक फैक्टर का स्क्वायर। अगर खाली लेंथ होती तो नीचे श्रंक फैक्टर ही आता, तो 250 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 0.9 का स्क्वायर, ये आता है 308.64 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो अब एक्चुअल एरिया ग्राउंड का हम निकाल सकते हैं, ये होता है एरिया ऑन मैप डिवाइडेड बाई एरिया स्केल। एरिया मैप पे 308.64 सेंटीमीटर स्क्वायर और स्केल का एरिया 1/50 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाता है हमारा 7,71,605 स्क्वायर मीटर एक्चुअल एरिया ग्राउंड का। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट नोट है, जो प्लम लाइंस होती है, मतलब जब हम प्लम बॉब को सस्पेंड करते हैं, ठीक है, 2 डिफरेंट प्लेसेस पे जियोडेटिक सर्विंग में, तो वो इंटरसेक्ट करती हैं अर्थ के सेंटर पे जाके। मतलब अगर जियोडेटिक सर्विंग में जो प्लम लाइंस हैं वो पैरेलल नहीं होती, अर्थ के सेंटर पे जाके इंटरसेक्ट करेंगे। वहीं प्लान सर्विंग में जो प्लम लाइंस होती हैं वो हम पैरेलल मानते हैं एक दूसरे के, वो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 11 देखिए आपकी स्क्रीन पर, व्हाट इज द कॉमन स्केल अडॉप्टेड इन द फॉर्म ऑफ ए रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन फॉर द फॉरेस्ट मैप। फॉरेस्ट मैप के लिए हम कौन सा स्केल जनरली लेते हैं रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन में, मतलब ओरिजिनल स्केल क्या है और हम ड्राइंग पे कितना लेते हैं, वो क्या रेशो होता है। तो देखो फॉरेस्ट मैप के लिए जो जनरली वो 0.25 किलोमीटर है, मतलब 250 मीटर को 1 सेंटीमीटर हम ड्रा करते हैं। देखो गाइज यहाँ पे देखो, अगर जियोग्राफिकल मैप है तो वहाँ पे 160 किलोमीटर को मैप में 1 सेंटीमीटर लिया जाता है। लोकेशन मैप के लिए 5 से 25 मीटर के बीच में 1 सेंटीमीटर लिया जाता है। कैडेस्ट्रल मैप के लिए 10 से 50 मीटर के लिए 1 सेंटीमीटर, बिल्डिंग के लिए 10 सेंटीमीटर को 1 सेंटीमीटर, टोपोग्राफिकल के लिए 2.5 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर, फॉरेस्ट मैप के लिए 0.25 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर, टाउन प्लानिंग के लिए 50 से 100 मीटर को 1 सेंटीमीटर, माइंस के लिए 10 से 25 मीटर को 1 सेंटीमीटर, और प्रीलिमिनरी सर्वे जो होती है रेल्स और रोड वर्क के लिए, तो वहाँ पे 10 से 60 मीटर को 1 सेंटीमीटर लिया जाता है। इंपॉर्टेंट है ये, इनमें से कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, इफ़ द मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ द सन एट ए प्लेस एट नून इन साउदर्न हेमिस्फीयर इज 167 डिग्री, द मैग्नेटिक डिक्लिनेशन एट दैट प्लेस इज। कह रहा है कि अगर दोपहर के टाइम में हमारा सूरज साउदर्न हेमिस्फीयर पे है और उसकी मैग्नेटिक बियरिंग है 167 डिग्री, तो उस वक्त मैग्नेटिक डिक्लिनेशन उस जगह का कितना होगा। देखो ये मेरा मान लो मैग्नेटिक नॉर्थ, मैग्नेटिक साउथ, ईस्ट और वेस्ट, तो इसके मुताबिक मेरा जो सूरज है अभी 167 डिग्री पे है, बट दोपहर के टाइम पे सूरज ट्रू नॉर्थ से बिल्कुल 180 डिग्री पे होता है, तो मतलब यहाँ से हमारा 180 डिग्री बनेगा। तो हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन कितना है, ईस्ट की तरफ 180 माइनस 167, 13 डिग्री ईस्ट की तरफ डेक्लिनेशन है। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखिए गाइज आपकी स्क्रीन पर, द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए क्लोज ट्रैवर्स इज इक्वल टू। जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं ना ट्रैवर्स के, वो किसके बराबर होते हैं, 2n-4 इंटू राइट एंगल 90 डिग्री। एन आता है नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए ट्रैवर्स, मतलब अगर कोई ट्रैवर्स है उसके इंटीरियर एंगल्स का सम किसके बराबर होना चाहिए, इट मस्ट बी इक्वल टू 2 टाइम्स नंबर ऑफ साइड -4 इंटू 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए आपकी स्क्रीन पर, इंक्लिनेशन ऑफ द कंपास निडल टू द हॉरिजेंटल टुवर्ड्स द पोल इज कॉल्ड। जो हमारी कंपास की निडल होती है उसका जो इंक्लिनेशन होता है हॉरिजेंटल से पोल की ओर, उसको डिप कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। और इसके अलावा एक और बात याद रखिए, जो एंगल होता है डिप का इक्वेटर पे 0 होता है, और एंगल डिप का हमारे पोल्स पे 90 डिग्री होता है, और एंगल डिप का अगर इक्वेटर और पोल्स के बीच में किसी पोजीशन में है तो 0 से 90 डिग्री के बीच में आ सकता है। इंपॉर्टेंट है ये, याद रखिएगा। इसके अलावा देखो एक और इम्पॉर्टेंट नोट है, जो स्पायर टेस्ट है ना, ये किया जाता है परपेंडिकुलैरिटी चेक करने के लिए थियोडोलाइट में, उसकी हॉरिजेंटल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस एक दूसरे के 90 डिग्री पे हैं कि नहीं, तो उसको चेक किया जाता है स्पायर टेस्ट से, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, वन द थियोडोलाइट इज इन प्रॉपर एडजस्टमेंट द कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड। देखो ये जो परमानेंट एडजस्टमेंट है थियोडोलाइट की, उस वक्त क्या कंडीशंस पूरी होनी चाहिए, ये याद रखना। 4 चीज़ें, इनको लेके हर एक एग्जाम में सर्वे का क्वेश्चन आता है। सबसे पहले जो प्लेट लेवल की एक्सिस है वो परपेंडिकुलर होनी चाहिए वर्टिकल एक्सिस के, याद रखिएगा। दूसरा, हॉरिजेंटल एक्सिस परपेंडिकुलर होनी चाहिए वर्टिकल एक्सिस के, ये सबको पता है। तीसरा, जो लाइन ऑफ कॉलिमेशन एक्सिस की होती है वो राइट एंगल पे होनी चाहिए हॉरिजेंटल एक्सिस की। देखो कई बार जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या कहते हैं कि लाइन ऑफ कॉलिमेशन एक्सिस जो है वो पैरेलल होनी चाहिए हॉरिजेंटल एक्सिस के, ये परपेंडिकुलर होनी चाहिए हॉरिजेंटल एक्सिस के, याद रखिएगा। उसके बाद जो एक्सिस होती है एल्टीट्यूड बबल की, वो पैरेलल होनी चाहिए लाइन ऑफ कॉलिमेशन की जब हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है हॉरिजेंटल होगा, और वर्टिकल सर्कल उस वक्त 0 रीड करना चाहिए। ये 4 चीज़ें याद रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, थियोडोलाइट सर्विंग में रिलेटिव एरर क्या होता है, अगर इफ़ द क्लोजर इज़ द रेशियो ऑफ। रिलेटिव एरर क्या होता है, देखो रिलेटिव एरर होता है क्लोजिंग एरर डिवाइडेड बाय पैरीमीटर ऑफ ट्रैवर्स। तो क्लोजिंग एरर होता है क्या है, अगर समेशन ऑफ लैटिट्यूड 0 के बराबर ना आए, समेशन ऑफ डिपार्चर 0 के बराबर ना आए, तो वहाँ से हम क्लोजिंग एरर निकालते हैं। तो रिलेटिव एरर होता है क्लोजर एरर अपॉन पैरीमीटर ऑफ ट्रैवर्स। इसके अलावा देखो इंपॉर्टेंट नोट है, जो लीस्ट काउंट होता है थियोडोलाइट का 20 सेकंड्स होता है, याद रखिएगा। और लीस्ट काउंट कंपास का 30 मिनट्स होता है। देखो कई स्टूडेंट्स को लगता है 30 सेकंड्स होता है, बट नहीं, कंपास का 30 मिनट्स होता है प्रिज्मेटिक कंपास का, और सर्वेयर कंपास का 15 मिनट्स होता है, याद रखिएगा। और स्टाफ का लीस्ट काउंट होता है 5 mm, ये भी याद रखिएगा।
अब क्वेश्चन नंबर 17 देखिए गाइज आपकी स्क्रीन पर। द करेक्शन इन एलिवेशन ड्यू टू कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन इज प्रोपोर्शनल टू। देखो कर्वेचर करेक्शन और रिफ्रैक्शन करेक्शन प्रोपोर्शन होती है लेंथ ऑफ सर्वे लाइन के। और ये होती कितनी है, देखो कर्वेचर करेक्शन जो होती है ये हमेशा नेगेटिव होती है और ये होती है हमारी 0.07849 डी स्क्वायर। और रिफ्रैक्शन करेक्शन होती है 0.0112 डी का स्क्वायर, और रिफ्रैक्शन की वजह से ये हमेशा पॉजिटिव होती है। देखो जो रिफ्रैक्शन के लिए करेक्शन है वो जो कर्वेचर की करेक्शन है उसके 7 टाइम्स कम होती है। और कंबाइंड करेक्शन अगर कर्वेचर करेक्शन प्लस रिफ्रैक्शन करेक्शन की बात करें तो ये होती है 0.06728 डी का स्क्वायर, और ये हमेशा नेगेटिव आती है क्योंकि कर्वेचर करेक्शन हमेशा नेगेटिव है। देखो आपको बताता हूँ कि ये कैसे होता है। रिफ्रैक्शन के लिए जो करेक्शन होती है वो कैसे आती है, जब एटमॉस्फेयर से ऑब्जर्वर देखता है तो जो लाइन ऑफ साइट है वो थोड़ी सी बेंड होती है, बट एक्चुअल में वो जो डिस्टेंस है वो थोड़ा सा ऊपर होता है। तो हमारा जो लेवल है इस पॉइंट पे आया, तो लेकिन एक्चुअल में ये है, तो इस पॉइंट के जाने के लिए जो करेक्शन है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। वहीं कर्वेचर की वजह से क्या होता है, देखो हमारा अर्थ कर्वेचर कुछ इस तरीके से होता है, तो बट जो एक्चुअल जो लेवल लाइन है वो हमारी ये होती है, तो हमें जो लेवल मिलता है ये होता है। बट अगर हम अर्थ का कर्वेचर कंसिडर नहीं करते तो हमारा जो लेवल पॉइंट है वो ये होना चाहिए, तो ये हमारा जो करेक्शन है ये नेगेटिव होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए गाइस, मल्टीपल और एडिटिव कांस्टेंट टैकोमीटर में कितना होता है। देखो मल्टीपल कांस्टेंट होता है एफ अपान आई, फोकल लेंथ अपान इमेज डिस्टेंस, और जनरली 100 लिया जाता है। और एडिटिव कांस्टेंट एफ प्लस डी जनरली 30 से 60 सेंटीमीटर लिया जाता है। बट टैकोमीटर जिसमें एडिशनल कन्वेक्स लेंस लगाया जाता है जिसको एनालिटिक लेंस कहते हैं, ताकि एडिटिव कांस्टेंट जीरो हो जाए, तो उसमें एडिटिव कांस्टेंट जीरो होता है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, What is the correct expression for the horizontal distance between the instrument and the staff for analytic lens? देखो एनालिटिक लेंस के लिए एडिटिव कांस्टेंट एफ प्लस डी जीरो हो जाएगा, एफ अपान आई इंटू स्टाफ इंटरसेप्ट। तो एफ अपान आई अगर 100 होगा तो ये करेक्ट रिलेशनशिप होता है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालने के लिए इंस्ट्रूमेंट और स्टाफ के बीच में। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए आपकी स्क्रीन पर, द मैग्निफिकेशन इन द टेलीस्कोप इन टैकोमीटर शुड बी एटलीस्ट 20 to 30 डायमीटर्स। तो ये थे आज के हमारे 20 क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में हम 21 to 40 तक करेंगे।